बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो इंडिया बोल रहा है। राहें दूर इश्क में रोता है क्या, आगे आगे देखिए फिर होता है क्या। ये लाइनें अमेरिका और ईरान के तनाव के बीच में एकदम सटीक बैठती हैं। अब देखिए, ईरान और अमेरिका में तनाव है बीते 1 महीने से। दोनों देशों में तनातनी है। जंग के मैदान में वो सामान रखे जा चुके हैं। बयानों में तल्खी साफ तौर से नजर आ रही है। अब जिनेवा में ईरान और अमेरिका के बीच में शांति वार्ता जारी है और अब इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने दे दी है धमकी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि ईरान पुरानी गलतियों से सीख ले चुका है। अब वो रणनीतिक कारणों से नहीं बल्कि कमजोरी के कारण वार्ता के लिए तैयार हुआ। तो एक तरफ ट्रंप पिछले दिनों खामनेई से मिलने को बेकरार हो रहे थे, अब ट्रंप फिर से ईरान को धमकी दे रहे हैं। खामनेई ने भी इस पर चुप्पी तोड़ी। खामनेई ने कहा वो तो हम आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि किस तरह से जिनेवा की ये जो पूरी बातचीत है वो उम्मीद तो लेकर आई है, लेकिन उम्मीद से ज्यादा ऐसा लगता है कि बंदूक के नोक पर चर्चा हो रही है। दोनों तरफ से शर्तें हैं। क्या वो शर्तें पूरी होंगी, क्या बातचीत होगी भी, ये देखने वाली बात है। करेंगे चर्चा। ईरान और अमेरिका के बीच जिनेवा में परमाणु वार्ता चल रही है। वॉशिंगटन हैरान है, लेकिन परमाणु पावर खत्म करने का प्रेशर बना रहा है, लेकिन इसके साथ ही मिसाइलें भी सरेंडर करने को कह रहा है। अब ट्रंप की इस बुलिंग नीति पर हाल ही में खामनेई ने चुप्पी तोड़ी। खामनेई ने ट्रंप की धमकियों पर दहाड़ा। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई ने डोनाल्ड ट्रंप को सीधी चेतावनी दी कि ईरान को मिटाने का ख्वाब देखना छोड़ दे। खामनेई ने अपने बयान में अमेरिका का जमकर मजाक भी उड़ा दिया। समझिए, खामनेई ने अमेरिका को आखिर धमकी दी क्या है वो भी जानिए। खामनेई की ललकार है सीधे सीधे। खामनेई ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया और ये धमकी दी है। खामनेई ने अमेरिकी सैन्य शक्ति का जमकर माखौल उड़ाया, जमकर मजाक उड़ाया। खाड़ी में तैनात युद्धपोतों को डुबोने तक की धमकी दे दी और ये भी कहा कि ईरान झुकने वाला नहीं है, ईरान को झुका नहीं पाओगे। ईरान को तबाह करने का ख्वाब अमेरिका को छोड़ देना चाहिए। यूएस आर्मी युद्धपोत का खामनेई ने जमकर मजाक उड़ाया। उनके सोशल मीडिया पोस्ट से स्पष्ट हो जाता है। साफ है कि डोनाल्ड ट्रंप के सामने ईरान और ईरानी सुप्रीम लीडर खामनेई झुकने और घुटने टेकने के लिए तो तैयार नहीं है, लेकिन खामनेई ये साफ साफ कह रहे हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति लगातार कहते रहते हैं कि भाई उनके पास में तो दुनिया की सबसे मजबूत सैन्य शक्ति है। दुनिया की सबसे मजबूत सैन्य शक्ति को भी कभी कभी इतना जोरदार झटका लग सकता है कि वो फिर से कभी उठ खड़ी ही ना हो सके। ये कहना है आयतुल्लाह अली खामनेई का। अब खामनेई ने कहा है कि अमेरिका लगातार ये कहता है कि उन्होंने ईरान की ओर एक युद्धपोत भेज दिया, 2 युद्धपोत भेज दिए, इतनी सैन्य ताकत को यहाँ पर इकट्ठा कर दिया। बेशक युद्धपोत एक खतरनाक सैन्य उपकरण है, लेकिन उस युद्धपोत से भी ज्यादा खतरनाक तो वो हथियार है जो उस युद्धपोत को समुद्र की गहराई में डुबो सकता है। जाहिर है खामनेई सरेंडर की भूमिका में तो नजर नहीं आ रहे, उनका सुर बगावती है। खामनेई ने अमेरिका को उस समय बयानों से धो दिया जिस दौरान बातचीत का दौर चल रहा है। अब ईरान और अमेरिका के बीच में जिनेवा में परमाणु वार्ता चल रही है। समझिए, ईरान यूएस में वार्ता है और एक तरफ जंगी बातचीत हो रही है। ईरान अमेरिका के बीच में जिनेवा में परमाणु वार्ता है। अमेरिका बैठक में लगातार ईरान पर प्रेशर बना रहा है। तेहरान पर परमाणु पावर खत्म करने का प्रेशर है। अब यूएस ने बैठक में मिसाइलें भी सरेंडर करने के लिए कहा है, लेकिन ईरान ने मिसाइल कार्यक्रम सरेंडर करने से सीधे सीधे इनकार कर दिया। वो ये कह रहे बातचीत होगी, लेकिन मिसाइल प्रोग्राम पर कोई बातचीत नहीं होगी। जिनेवा में वार्ता के समय में अमेरिका और ईरान में बयानबाजी और धमकी बिल्कुल क्लियर कट साफ साफ नजर आती है कि दोनों के बीच में फिलहाल तो शांति वार्ता होती नजर नहीं आ रही, क्योंकि उधर ट्रंप मानने को तैयार नहीं है, दूसरी ओर आयतुल्लाह अली खामनेई सरेंडर को तैयार नहीं है, उस भूमिका में ही नजर नहीं आते। चलिए आपको बताते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने आखिर क्या धमकी दी है, लगातार किस रूप में लगातार वो धमकियां देते रहे हैं। What are you expecting from these Iran talks in Geneva tomorrow? So I'll be involved in those talks indirectly, and they'll be very important. We'll see what can happen. It's been typically Iran's a very tough negotiator. They're good negotiators or bad negotiators. I would say they're bad negotiators because we could have had a deal instead of sending the B-2s in to knock out their nuclear potential. And we had to send the B-2s. I hope they're going to be more reasonable. They want to make a deal.
been told that a deal is next to impossible? No, no, I think they want to make a deal. I don't think they want the consequences of not making a deal. They want to make a deal. तो आपने डोनाल्ड ट्रंप को सुन लिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस पूरी डील को लेकर क्या कहा, लेकिन ये सिर्फ बयान नहीं बल्कि ये धमकी थी। ट्रंप की धमकी क्या थी वो मैं आपको एक बार फिर से समझाती हूँ। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा डील नहीं होने पर ईरान को अंजाम भुगतने होंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा पिछले टकरावों से ईरान ने सबक सीखा है और ये केवल औपचारिक बातचीत नहीं है, ये ईरान की रणनीति नहीं बल्कि कमजोरी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा मुझे उम्मीद है कि ईरान उचित रुख अपनाएगा। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों के पीछे की रणनीति क्या है वो भी आपको समझनी चाहिए। बीते सप्ताह इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात होती है, वो अमेरिका दौरे पर गए थे। अब खबर है कि वहीं पर ही हमले की प्लानिंग तैयार हो गई। रिपोर्ट्स की माने तो इजरायल हमला करेगा और अमेरिका इजरायल का सहयोग करेगा। अब अमेरिका और इजरायल की प्लानिंग क्या है वो भी जरा समझ लीजिए। अब जानकारी ये सामने आती है कि इजरायल को यूएस का ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। इजरायल को हमले के लिए फ्री हैंड मिल चुका है। ट्रंप ने इजरायल से सीक्रेट वादा कर दिया है कि ईरान पर इजरायल हमला करे, मिसाइल हमला करे और सपोर्ट करेगा अमेरिका। हमले में इजरायल का पूरा साथ अमेरिका देगा, ये दावा किया जा रहा है, ये वादा कर चुके हैं ट्रंप। अब ईरान के खिलाफ इजरायल को हर सुविधा मिलेगी, पूरी तरह से क्लियर कट। एक और ट्रंप को इजरायल और अन्य कई देशों का साथ मिला है, तो दूसरी ओर ईरान भी पीछे नहीं है। ईरान को चीन का साथ मिल चुका है, रूस का साथ मिल चुका है, उत्तर कोरिया का साथ मिल चुका है। किम जोंग उन भी लगातार साथ देने की बात कह ही रहे हैं। उधर अफगानिस्तान से तालिबान की तरफ से भी साथ की बात हो रही है। एक कवच ईरान को मिला है तो अमेरिका का वो दुश्मन है तालिबान ने खुला कह दिया है कि ईरान पर अगर हमला हुआ तो वो अमेरिका को जवाब दे देगा। अब ईरान को कवच मिलने का अर्थ क्या है? दरअसल यूएस से तनाव के बीच में ईरान को कवच मिल चुका है। तनाव के बीच ईरान का साथ तालिबान देगा। अमेरिका के बड़े दुश्मनों में से एक तालिबान माना जाता है। ईरान पर अगर हमला हुआ तो जवाब तालिबान देगा, ये उसकी तरफ से कहा गया। तालिबान एक सुन्नी इस्लामी चरमपंथ समूह है और मिडिल ईस्ट में खासतौर से अगर बात की जाए ईरान पर अगर हमला होता है तो पर्सनल लड़ाई मान रहा है तालिबान। साफ है कि खामनेई और ट्रंप दोनों अडिग हैं, जंग के सामान दोनों ओर तैयार हैं, उंगलियां ट्रिगर पर हैं, हमले की प्लानिंग है, बस आदेश का इंतजार है। और आने ही वाला है आदेश, ऐसा कहा जाए। और क्या आने वाला समय ही मिडिल ईस्ट में क्या होगा ये तय करेगा। लेकिन जाहिर है अगर दोनों देशों में युद्ध हुआ तो मिडिल ईस्ट जल उठेगा और यह किसी एक देश तक नहीं बल्कि कई देशों तक पहुंचेगी। इस मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे, मेहमानों से खास सारी चीज़ों को समझेंगे, हर पहलुओं को आपको मिलवा देती हूँ। जो खास मेहमान मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं जल्दी से मेरे साथ, डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड विंग कमांडर आलोक सहाय कनेक्ट हो रहे हैं, रिटायर्ड विंग कर्नल हिमांशी सिंह मेरे साथ कनेक्ट हो रही हैं, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट यूएसए से पूर्णिमा नाथ जी मेरे साथ में कनेक्ट हो रही हैं, फॉरेन एक्सपर्ट डॉक्टर मोनिका सूद भी मेरे साथ में कनेक्ट हो रही हैं। आप सभी खास मेहमानों का इस पूरी चर्चा में बहुत स्वागत है। मैं लेकिन विंग कमांडर आलोक सहाय, मैं आपका रुख करते हुए इस पूरी परिस्थिति को समझना चाहती हूँ। सर जरा समझाइए, जिनेवा की ये मुलाकात क्या बंदूक की नोक पर हो रही है? क्योंकि एक तरफ बातचीत होती है, डील की बात होती है, पीस टॉक की बात होती है, लेकिन दोनों तरफ से चाहे बात खामनेई हो या डोनाल्ड ट्रंप, उनकी तरफ से लगातार धमकियों पे धमकियां दी जा रही हैं एक दूसरे को। जी नाना जी, धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। देखिए, धमकी पर धमकी दोनों दे रहे हैं क्योंकि दोनों को आत्मविश्वास है कि वो एक दूसरे का बहुत बड़ा नुकसान कर सकते हैं। लेकिन ये फ्लेक्सिंग ऑफ मसल्स भी होती है युद्ध के पहले, क्योंकि दुश्मन को डेटर किया जा सके आक्रमण करने से, ये भी बात होती है। तो ईरान जो है अभी धमकी दे रहा है, और धमकी ही नहीं दे रहा है, उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया है आज ही, और कहा कि वो एक्सरसाइज, नेवल एक्सरसाइज उसने वहां शुरू कर दिया है। तो वो बिल्कुल खुले रूप से सामने आ गया है कि वो टकराने के मूड में है, और उसके नेताओं का बड़े खुलेआम रूप से कहना है कि अमेरिका जो है वो खत्म हो चुका है, वह उसके ऊपर आक्रमण नहीं करेगा। ये विश्वास ईरान को है, जबकि मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका के पास कोई विकल्प नहीं बचता है ईरान के ऊपर आक्रमण करने से। कारण उसके बड़े साफ है। एक तो ये पहली बार है कि ईरान इतना कमजोर स्थिति में आया है।
उसकी इकोनॉमिक स्थिति काफी खराब हो चुकी है, आंतरिक विद्रोह चल रहा है, जनता सड़कों पे है, चारों तरफ से वो घिर जा चुका है। जून में भी उसके कुछ परमाणु संवर्धन के इकाइयों पर और जो मिसाइल साइट्स है वहां भी आक्रमण हो चुका था। और इस तरह से चारों बगल से वो घिरा हुआ है। इस समय में इजराइल और अमेरिका अपना मौका नहीं चुकेंगे, क्योंकि ये सबसे सुनहरा मौका है ईरान को लपेटने का। कारण और दूसरा ये भी है कि रूस इस समय पूरी तरह से यूक्रेन युद्ध में फंसा हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि जी ये सर। युद्ध कब होगा और कैसे होगा, ये और इसके परिणाम क्या होंगे, ये निर्भर करता है कि किसके पास किस तरह के हथियार हैं। जी नैना सर। जी, कुल इस पर डिपेंड करेगा कि अमेरिका के जो हाउलर्स है, ग्लॉरर्स बोलते हैं उसको, 15E 18G है, जिसमें AN/ALQ-99 जैमिंग पॉड्स है, जी। जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को, कम्युनिकेशन को और रडार को टोटल जैम करने की क्षमता रखते हैं। बिल्कुल। आप ध्यान दीजिए कि वेनेजुएला पर अटैक किया था जब अमेरिका ने, तो वेनेजुएला का एक भी रडार सिस्टम या S-300 एक्टिवेट ही नहीं हो पाया, टोटल जाम हो चुके थे। तो इसमें अब कोई शक ये नहीं। अमेरिका यही आकलन कर रहा है कि देखिए, ईरान के पास इतनी मिसाइल है और इतने खतरनाक मिसाइल हैं कि वो बहुत ज्यादा चोट अमेरिका को कर सकता है। अमेरिका सिर्फ यही आकलन कर रहा है कि उसके इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, उसके मिसाइल्स को और उसके रडार साइट्स को ठीक है। सफल तरीके से जैम कर पाएंगे कि नहीं। अगर और सर जैम ये कर इस पाए बार तो इस ठीक बार है। तो ऐसा लग रहा है कि प्रोपोगेंडा भी बहुत पहले से ही एक तरह से क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं जल्दी से एक बार पूर्णिमा नाजी का रुख करना चाह रही हूँ, क्योंकि यूएसए में लगातार हलचल है इस मुलाकातों को लेकर। पूर्णिमा नाजी, दो चीजों को मुझे जरूर समझाइएगा। एक तरफ तो अभी हमने देखा है कि जेनेवा में अमेरिका और ईरान के बीच में खुद प्रत्यक्ष तौर से यहाँ पर बातचीत की बात कही जा रही है। दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन के युद्ध को भी खत्म करने के लिए मध्यस्थता अमेरिका की जो है उसको लेकर भी बैठकें होनी है। लेकिन ईरान के साथ की जो पूरी परिस्थिति है उस पर क्या हलचल है, जरा ये बताइए। क्योंकि कहा यह जा रहा है कि ये तो सिर्फ एक रस्म अदायगी पर है मुलाकात, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अपनी शर्तें थोपना चाहते हैं और उनकी वो गुंडागर्दी या ये कहा जाए धमकी साफ तौर से नजर आ रही थी कुछ देर पहले बयान में भी। नमस्ते, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। जय हिंद नैना जी। डोनाल्ड ट्रंप की तो तेवर हमने देख लिया है कि वो पर्सनल पावर ओवर इंस्टीट्यूशंस, उनका कोई सॉवरेंटी का कोई रिस्पेक्ट, वो चीज़ अभी है नहीं। आप अगर उसको डिप्लोमेसी में कन्वर्ट करना चाह रहे हो तो मैं थोड़ा सा सहमत नहीं हूँ, बिकॉज दिस इज़ नॉट डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी स्टार्ट्स फ्रॉम द फाउंडेशन दैट आप दो कंट्रीज में इक्वल रिस्पेक्ट हो और उसी बेसिस में आप कॉन्वर्सेशन करें। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स का हमेशा एक एजेंडा रहा है कि मेक इकोनॉमी स्क्रीमिंग। आज ईरान का ये सिचुएशन हुआ है बिकॉज ऑफ द सैंक्शंस। उनके ऊपर 12,485 सैंक्शंस लगाया गया है, उसमें से 9,000 ओवर 9,000 इज एक्टिव। आज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को उन्होंने स्ट्रेटेजिक लोकेशन है उसको वो कंट्रोल कर रहे हैं, बट उनके पास ऑप्शन क्या है? अब ईरान ने अपना डिफेंस सिस्टम्स को तगड़ा किया है, बट उन्होंने उनका सिचुएशन इंटरनली इतना बिगड़ चुका है। लिटरली निकी हेली जैसे कन्वर्ट क्रिश्चियन जो अमेरिका में हैं बैठे हुए बोल रहे हैं कि ईरान का दम तोड़ने का अभी मौका है। दिस इज व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। दे हैव नो इंटरेस्ट अबाउट सॉवरेंटी। आज ईरान को क्रॉस कर सकते हो, आप कभी इंडिया बिठा सकते हो। अब इंडिया इस जगह में होता तो क्या करता? मुझे बताइए, आपके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होता तो आप क्या करती? आपके पास आपके धरती के अंदर ऑयल होता, ऑयल के जैसा रिसोर्सेस होता, रेयर अर्थ होता, तो आपका कंट्री का क्या सिचुएशन होता? तो ईरान तो खुद खुद के ऊपर खड़े होके लिटरली बोल रहे हैं कि आओ हम फाइट करेंगे, आपको फाइट चाहिए तो हम फाइट करेंगे, हम मरने के लिए तैयार हैं। उनको तो ऊपर से जो मुस्लिम शरिया सब लागू करके उनका मेंटालिटी ऐसे बन चुका है कि वो मरने के लिए भी तैयार है। इंडिया में आप मरने के लिए तैयार हो, आप कंट्री बचाने के लिए आप मरने के लिए तैयार हो। सब जो बिजनेसमैन, आपके IAS ऑफिसर है, उनके बच्चे लोग यहाँ पे पढ़ते हैं, यहाँ पे अमेरिका में पढ़ते हैं, इंडिया में तो नहीं पढ़ते वो लोग। वो उनकी लिटरली
लिटरली इनके इतने करप्शन इंडिया में इतने हैं कि आप इनकी नहीं, लेकिन बिजनेसेस मुझे देख लगता है लीजिए, पूर्णिमा जी इनकी वो भी एक स्ट्रैटेजी की बात होती है। भले ही अमेरिका की तरफ से मुझे लगता है ईरान और ईरान और भारत का तो कहीं से कहीं तक कोई कंपैरिजन ही यहाँ पर नहीं होता परिस्थितियों के वाइज भी। और अमेरिका के लिए इंडियंस या इंडिया के साथ में पूरा इंडियन मार्केट जो है वो अमेरिका की एक तरह से बड़ी ज़रूरत है। भले ही आप उसको कुछ भी रूप में अमेरिका एक तरह से रूप देने की कोशिश करे, इसमें कोई शक नहीं। अगर अमेरिका कोई सैंक्शन लगाता है, दबाव बनाता है, तो उसका असर भी पड़ता है जिस कंट्री पर लगाया जाता है। लेकिन ये कहा जाए कि वो कंट्री किस तरह की, उस पर डिपेंड करता है। भारत का मार्केट इतना बड़ा है, यहाँ की जनसंख्या, यहाँ की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, यहाँ का ये कहा जाए स्टार्टअप, ये हर एक एंगल से ये एक बहुत दूसरी तरफ की तरफ एक चर्चा चली जाएगी। लेकिन हिमांशु सिंह जी, चूंकि अब ट्रेड डील की अगर बात होती है, एक तरफ युद्ध की बात होती है, लेकिन एक बड़ी दिलचस्प बात यहाँ पर जेनेवा टॉक के पहले नजर आती है। कहा यह जा रहा है कि भले जो भी परमाणु वार्ता हो या ना हो, लेकिन ईरान और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील हो सकती है। अब बातचीत यहां पर यह आई है, ईरान के उप विदेश मंत्री की तरफ से कहा गया है कि वो ईरान को अपनी तेल और गैस बेचेगा और वो अमेरिका से बेसिकली लेगा एयरक्राफ्ट। ऑल्दो 1979 से अभी तक ऐसी कोई परिस्थितियां बनी नहीं है। क्या ऐसा लग रहा है कि 2026 में कुछ वाव टाइप का हो और कुछ बहुत तरह की तस्वीर बदल जाए? नमस्कार, जय हिंद नैना जी। जय हिंद। देखिए, वाव टाइप का कुछ नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से ये जो दोनों हेड स्टेट्स हैं, जितने अड़ियल हैं ये, तो जो मेरा आकलन है, मुझे लगता है कि अब जिनेवा वार्ता के बाद या तो दूसरी वार्ता में ये जाएंगे या फिर अगले 48 घंटे हमारे लिए बहुत क्रूशियल है टू सी कि हाउ थिंग्स शेप। क्योंकि जिस तरीके से खामेनेई ने पूरी वार्ता के बीच में अपनी तरफ से कहा है कि अगर उनके पास युद्धपोत हैं, उन युद्धपोत को खत्म करने की क्षमता हमारे पास में है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा बयान है। उसके अलावा लिंडसे ग्राहम जैसे जो यूएस के नेता हैं, वो कहते हैं कि ये नाजी जर्मनी के बराबर है 1930 के, और इस समय क्योंकि उसकी स्थिति बहुत कमजोर है तो इसको हम खत्म कर सकते हैं। फिर हमने देखा था कि अभी जर्मनी में थोड़े समय पहले, 2-3 दिन पहले, इन्होंने रेजा पहलवी को बुलाकर वहां पर कुछ प्रोटेस्ट कराए थे जो एंटी ईरान थे। तो कहीं ना कहीं अपनी तरफ से हर कोई अपनी बार्गेनिंग पावर को दिखाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका का जो पॉलिसी है वो है कैरेट एंड स्टिक, कि एक तरफ से तो ट्रेड का लालच देते रहो जैसा वो हर किसी के साथ करते हैं, और मोर देन खामेनेई को सत्ता से हटाने से ज्यादा उनकी जो नजर है वो तेहरान और ईरान के जो तेल के कुएं हैं उन पे है। देखिए, न्यूक्लियर पावर जो है वो सिर्फ एक मुद्दा बनाया जा रहा है, उनकी मिसाइल क्षमता एक मुद्दा बनाया जा रहा है, लेकिन एक्चुअल जो खेल है वो तेल का ही खेल है। और नोइंग डोनाल्ड ट्रंप, वो ये सारा जो बार बार एक जिसको बेट फेंकने की कोशिश कर रहे हैं, वो यही है कि किसी ना किसी तरीके से आप उनको एक थोड़ा थोड़ा सा लालच देते रहे, लेकिन ईरान इस लालच में नहीं आएगा। देखिए, उनका बहुत साफ रुख है कि आप ट्रेड डील आप तभी करेंगे ना जब बराबरी में होंगे। देखिए, जब आप किसी फियर में हैं या आपके ऊपर दबाव डाला जा रहा है, आपकी स्थिति सम्मानजनक नहीं मानी जा रही है, क्योंकि पेजेश्किया का भी क्या कहना है कि जो चीज हमारे लिए सम्मानजनक नहीं है हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे। तो इसमें अगर ये बराबरी पे उनको लाके बात नहीं करेंगे और कोई भी इनको ऑफर देते रहेंगे, वो इनके लिए तब तक मान्य नहीं होगा जब तक कि ईरान की जो शर्तें हैं वो भी तरीके से कंसिडर ना की जाएं। जो मुझे लगता है कि अमेरिका इस समय बहुत बायस्ड है और वो किसी भी सूरत में ईरान की जो ये शर्तें हैं उनको मानने को तैयार होगा नहीं। तो और देखिए अभी वही बात है कि यहाँ पे जो भी शर्तें रखी हैं या जो भी परिणाम हो, एक बड़ी दिलचस्प खबर अभी मैं पढ़ ही रही थी, जो अभी तक एक तरफ जेनेवा में बातचीत के दौर है और दूसरी तरफ खबर ये आई है कि अमेरिका के करीब 180 फाइटर जेट्स, 180 फाइटर जेट्स ईरान की घेराबंदी करके खड़े हुए हैं। और ये घेराबंदी है और दूसरी तरफ बातचीत की बात है, सामंजस्य बैठाने की बात है। मोनिका सूद जी, ये किस तरह की बातचीत होती है? घेराबंदी और दूसरी तरफ धमकियां भी हैं, और ये कहा जाए धमकियों का जवाब ईरान की तरफ से भी आ गया है, आयतुल्लाह अली खामनेई की तरफ से। खामनेई कह रहे हैं कि भाई अंजाम भुगतने को तैयार रहो। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि खामनेई को अब ईरान से जाना होगा, उनके जाने का वक्त आ गया है। ये चल क्या रहा है? देखिए, ऐसा है कि ये जो सब स्टार्ट हुआ था ये 2015
में जो इनका पैक्ट हुआ था उसके बाद स्टार्ट हुआ। जी। अब अगर हम बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका का जो व्यवहार है, चाहे हम अपने भारत की बात करें या हम ईरान की इस समय बात कर रहे हैं, तो हम अगर ईरान की बात करते हैं तो इसमें जो उनका स्वभाव ऐसा है कि ट्रम्प, देखिए मेरे हिसाब से तो चाहे उन्होंने घेराबंदी की है इतने जेट्स की, पर फिर भी वो इनडायरेक्ट टॉक्स का रास्ता दिखाकर एक तरफ डिप्लोमेसी का सिग्नल दे रहे हैं, साथ में दूसरी तरफ कॉन्सिक्वेंसेस भी दिखा रहे हैं कि देखो हमने तुम्हारी तरफ घेराबंदी कर ली है, तो बोलकर वॉर का शेडो भी बना रहे हैं, और पर साथ में ये भी बोल रहे हैं कि वॉर का शेडो तो बन गया है, पर पहले बात करो वरना तुम दर्द झेलो हमसे। नहीं तो ये क्या सिर्फ रस्म अदायगी है क्या? और ये रस्म अदायगी दिखाई किसे जा रही है? क्योंकि ईरान बखूबी जानता है अमेरिका की नियत, सिर्फ ईरान ही नहीं पूरे मिडिल ईस्ट जानता है, और सिर्फ पूरा मिडिल ईस्ट नहीं पूरा संसार जानता है। वो मैं आपको बताती हूँ। अब देखिए इसमें क्या है कि ट्रम्प की स्ट्रैटेजी इसमें क्या है कि डायरेक्ट वॉर उन्होंने दिखाया जरूर है, पर वो डायरेक्ट वॉर अवॉइड करना चाहते हैं, जैसे कि अभी मैडम बता रही थी कि ऑफ कोर्स उनका इंटरेस्ट तेल के कुओं में है, ठीक है, तो वो चाहते हैं कि हम इस समय मैक्सिमम प्रेशर करवाएं, इतना मैक्सिमम प्रेशर डाल दें कि उनको डील करनी पड़े, ताकि मिलिट्री का और सैंक्शंस का दोनों का जब कॉम्बिनेशन एज अ थ्रेट दिखेगा तो, और अगर इजराइल भी अटैक करने की कोशिश करेगा, तो इससे क्या होगा कि ईरान जो है वो हड़बड़ाहट में हमसे डील कर लेगा। तो इसका एक्चुअली कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? लेकिन आपको लग रहा है क्या ये हड़बड़ाहट या दबाव कोई काम आएगा खामनेई पे? देखिए अभी ऐसा है कि चाइना का बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ है ईरान में। अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका एक ऐसा देश है जो बहुत सारे देशों को तबाह कर देता है। अगर आप अफगानिस्तान की बात करें, वियतनाम की बात करें, मैं पुरानी हिस्ट्री इसलिए दोहरा रही हूँ, और ये उनको तबाह करता है और चाइना उनको ठीक करने के लिए पहुंच जाता है। हमेशा से ऐसा ही हुआ है कि जब ये तबाह करते हैं तो चाइना वहां जाके एंड में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देता है। तो अब इस सिचुएशन में चाइना की ऑलरेडी ईरान में बहुत सारी इन्वेस्टमेंट है। अब कॉन्सिक्वेंसेस ये हैं कि ईरान की जो इकोनॉमी है उसको चोक करना चाहते हैं ट्रम्प, और ऑयल एक्सपोर्ट्स को जीरो कितना चोक करेंगे मोनिका जी? जिस तरह से ईरान की जो पूरी यहाँ की कहा जाए करेंसी अमेरिका के मुकाबले तो पूरी तरह से गर्त में जा चुकी है, वो तो पूरी खत्म हो चुकी है। तो फिर अब ऐसे है ना कि इसका ग्लोबल इम्पैक्ट भी कैसा पड़ेगा? अगर वॉर होती है इनमें तो ऑयल प्राइसेस एकदम बढ़ जाएंगे, इन्फ्लेशन वर्ल्ड वाइड इन्फ्लेट हो जाएगी, तो और सारे का सारा मिडिल ईस्ट भी अनस्टेबल हो जाएगा। पर ये इसलिए कर रहे हैं कि अगर इस समय ये प्रेशर बनाएंगे तो डील करवा पाएंगे। ठीक है, ठीक है, मैं बाकी रुक करूं, लेकिन पूर्णिमा नाथ जी, जिस तरह से ऑयल इंटरेस्ट की बात कही है यहाँ पर मोनिका जी ने भी और बाकी गेस्ट ने भी कि ये अमेरिका का पर्सनल इंटरेस्ट होता है खासतौर से ट्रेड डील को लेकर। अब अगर ईरान की तरफ से ये ऑफर किया जा रहा है कि ठीक है आप और हम आइए मिलकर एक, अब जब बैठे ही हैं तो ट्रेड वार्ता भी हो जाए, उन्होंने कहा आप ऑयल या गैस लो, हम जो हमारे पास में जिस चीज को लेकर हैं हम, और आप हमें एयरक्राफ्ट दो, एक संभावना क्या ये बनती हुई नजर आ रही है? देखिए अमेरिका की जो सिचुएशन है ना नैना जी, इट्स वेरी कंसर्निंग फॉर द वर्ल्ड कंट्रीज। अगर आपके पास अभी 195 कंट्रीज है और उनका सॉवरेंटी एक सबसे स्ट्रॉन्ग कंट्री जैसे अमेरिका उसको रिस्पेक्ट नहीं करता, देन वी आर लुकिंग एट ए कम्प्लीटली डिफरेंट काइंड ऑफ पोस्ट मॉडर्न एरा। मेरे ख्याल से डेमोक्रेसी तो है नहीं अभी, मेरे ख्याल से डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है। अभी आप भी पोस्ट डेमोक्रेसी का एरा की बात आपको करना चाहिए, उसको वर्ल्ड कैसे शेप हो रहा है उसके बारे में आपके बात करना चाहिए। वेनेजुएला ऑपरेशन जो किया है ट्रम्प ने, उस सिमिलर टाइप ऑफ ऑपरेशन ही इज एक्चुअली ट्राइंग टू अनलेश ऑन क्यूबा ऑल्सो। अब मुझे बताइए, आपने ईरान पर, वेनेजुएला पर, क्यूबा पर सिमिलर टाइप ऑफ ऑपरेशन ऐसे करना इसलिए चाह रहे हो कि यू वांट द कंप्लीट अथॉरिटी ऑफ हाउ दे डू बिजनेस, किसके साथ वो बिजनेस करे, कैसे करे, उनका इकोनॉमी, उनका रिसोर्सेज कहाँ जाए, वो आप डिसाइड करेंगे। लिटरली वेनेजुएला के एक्टिंग प्रेसिडेंट अभी प्रेसिडेंट ट्रम्प बन के बैठे हुए। दिस इज अ शेम फॉर every single sovereignty and I don't know why बड़े कंट्री जैसे इंडिया
और चुप है इस विषय में, और कोई इंटरनेशनल कोई भी एक प्लेटफॉर्म में इस पर में बात नहीं हो रही है। मैं बार बार इंडिया की जिक्र इसलिए करती हूँ कि इंडिया को मैं रिस्पेक्ट इसलिए करती हूँ, नॉट नॉट बिकॉज मैं वहां से बॉर्न होके अमेरिका में आई हूँ, लेकिन मेरा जो फेथ है वो भी इंडिया के साथ कनेक्टेड है। ऊपर से हम जहां पे भी जाएंगे इंडिया के साथ हमेशा कनेक्टेड रहेंगे। लेकिन और अब कीपिंग एवरीथिंग अवे, इंडिया इज ऑल्सो बढ़ती इकोनॉमी, फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी होके वेनेजुएला जैसे ऑपरेशन करवाया, आप क्यों चुप हो उसमें, आप क्यों नहीं बोल रहे हो? मुझे लगता है कि वो उसके बारे में भी मैं आलोक सहाय जी से रुख जरूर करूंगी, लेकिन मुझे लगता है ये इंडिया की डिप्लोमेसी है शायद, खास तौर से अगर देखा जाए पूर्णिमा जी, ये डिप्लोमेसी ही होती है। हमेशा शांति की बात होती है दो देशों के बीच में। अभी अगर उस रूप की परिस्थिति हो, चाहे बात रूस यूक्रेन का युद्ध हो, इजराइल और गाजा के बीच में भी जो तनाव था, हमेशा से शांति की बात हुई, युद्ध के फेवर में कभी नहीं रहे। मैं अपने दर्शकों को एक ये वीडियो पहले दिखाना चाहूंगी, अगर वो हो तो प्लीज उसको थोड़ा फुल फ्रेम में लीजिए। ये जो पूरा वीडियो है, इस पूरी जिनेवा बातचीत के दौरान ये वीडियो जारी किया गया है ईरान की तरफ से। ये है तो एआई वीडियो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वीडियो, लेकिन इस वीडियो में ये बताया गया है कि खुर्रमशहर 4 मिसाइल जो है वो है ईरान की बड़ी ताकत, उसको लॉन्च करता है ईरान और टारगेट होता है अमेरिका का युद्धपोत और इजराइल के अलग अलग बेसेस, और वो हो जाते हैं पूरी तरह से तबाह। दरअसल ये टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइमिंग को जरा समझिएगा जिस दौरान ये वीडियो जारी किया गया है, और इसी तरह से वीडियो लगातार जो है वो जारी किए जाते रहे। विंग कमांडर आलोक सहाय जी, ये टाइमिंग, ये मैसेज, ये वीडियो आखिर ये क्या दर्शा रहे हैं? क्या ये कहा जाए कि ये एक तरह से मैसेज देने की कोशिश की जा रही है ईरान की भी तरफ से, अमेरिका की भी तरफ से, कि बातचीत तो ठीक है, बातचीत का परिणाम जो रस्म अदायगी के बाद में 48 घंटे के बाद में ऐसे हालात बन सकते हैं? नैना जी देखिए, ये बातचीत जो चल रही है उसमें कुछ चीजों में बात आगे भी बढ़ी है। ये बाहर से एक दूसरे के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए लोग इस तरह के फ्लेक्सिंग मसल्स टेक्नोलॉजी, इसको टेक्निक बोलते हैं, दबाव बनाने के लिए। तो ये अभी देखिए, जैसा कि बातें आ रही हैं कि वहां पर जो जिनेवा में बात चल रही है उसमें यहाँ तक बात हो गई है कि ईरान जो है संवर्धन रोकने पर 3 साल के लिए संवर्धन रोक देगा अगर अमेरिका अपने सारे सैंक्शंस हटा लेता है। तो अमेरिका इस बात पर अड़ा हुआ है कि नहीं, पूरा आप संवर्धन खत्म करेंगे। ईरान थोड़ा उसमें एक क्लॉज लगा रहा है कि हम 3 साल के लिए खत्म कर देंगे, हम अपना संवर्धित यूरेनियम जो है उसको रूस में शिफ्ट कर देंगे। तो मंशा साफ है, वो उसको रूस में ले जाकर के वहां पर अपना प्लांट चलाना चाहता है और अपना एटम बम बनाना चाहता है, जो भी है वो तो पीसफुल पर्पस के लिए सब कहावतें होती हैं झूठ मूठ की। और दूसरी बात यह है कि ईरान, ये जो सारा तेल का खेल नहीं है नैना जी, सिर्फ इसमें बहुत बड़ा एलिमेंट है, वो है ईरान इजराइल के अस्तित्व का। जिस तरह से ईरान अपनी शक्ति बढ़ा चुका है और वो खुलेआम विश्व मंच पर यह बोलता रहा है कि उसका एकमात्र उद्देश्य इजराइल को दुनिया के नक्शे से खत्म करना है। तो इजराइल को सबसे बड़ा खतरा ईरान से है, उसके अस्तित्व को उसका खतरा है। इसलिए इजराइल किसी भी कीमत पर चाहता है कि यही एक मौका है कि हम ईरान को सबक सिखाएं और उसकी शक्ति को कम कर सकें, ताकि वो इस एरिया में, मिडिल ईस्ट में जो डोमिनेंट पावर बन के सामने आया है वो तोड़ना बहुत जरूरी है। नहीं तो इजराइल वहां पीसफुल नहीं रह सकता। जिस तरह के मिसाइल्स हैं ईरान के पास, खुर्रमशहर है, हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, 2000-3000 किलोमीटर के रेंज के मिसाइल्स हैं। इनके पास जो वर्ल्ड के जो शाहिद ड्रोन है 136, 139, वो विश्व में टेस्टेड और बहुत ही अच्छे किस्म का ड्रोन है, कैमिकाजी ड्रोन। तो इन सब चीजों के बल पर ईरान जो है वो समझ रहा है कि कोई भी जहाज, चाहे एयरक्राफ्ट कैरियर आ गया है, हम उसको आसानी से डुबो देंगे। देखिए, एयरक्राफ्ट कैरियर जो अभी आया है इनका, लिंकन, वो करीब 700 किलोमीटर की दूरी पर है ईरान के तट से। और जो खुर्रमशहर 4 का तो करीब रेंज 2000 किलोमीटर है। और उसके जो दूसरे मिसाइल है वो 1500 किलोमीटर के रेंज पे है। तो अभी इनका लिंकन तो ईरान के मिसाइल के बिल्कुल जद में है। और जो भी एक और बात जो अभी आप बेसिकली बता रहे थे, जिस तरह से अभी लगातार जेनेवा से अब जो अपडेट सामने आ रही हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ये कहा जाए कि फिर भी एक थोड़ी होप नजर आ रही है। अमेरिका ने भले ही कहा कि पूरी शून्य करने की बात हो, ईरान ने कहा शून्य नहीं, कुछ समय के लिए हम इसको प्रतिबंध कर सकते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये कहा जाए एक उम्मीद नजर आ रही है कि इस बैठक से। यस, हाँ, ये एक और चीज, छोटी सी और उम्मीद की बात है कि देखिए, बात अभी वो हो रही है कि
ईरान ने भी कैरेट दिखाया है अमेरिका हाँ, को हाँ, कि आप अगर हम पर से हटा लीजिए तो हम आपके साथ बड़ा व्यापार करेंगे, आपके हाँ, जहाज कर देंगे, इस तरह के भी लालच दिया जा रहा है। तो ये सब संकेत है कि शायद एक होप, आशा बनी है कि शायद बातचीत सही दिशा में आगे बढ़ रही है। लेकिन ये सफल हो पाएगी कि नहीं, ये कहना अभी बहुत मुश्किल है, लेकिन ठीक है। इसके संकेत हैं। ठीक जी है हाँ। सर। और अच्छा, एक बात यहाँ पे पूर्णिमा जी की बात का भी जरूर जवाब दीजिएगा। वो कह रही हैं कि भारत जैसे देश की भी ईरान और अमेरिका के बीच में जो टसल है उसमें भारत की खामोशी आखिर क्यों है, या फिर भारत का स्टैंड क्या होना चाहिए? सर, डिप्लोमेसी क्या कहती है इंडिया की? नैना जी, इंडिया की डिप्लोमेसी ये कहती है कि कई बार चुप रहना बोलने से ज्यादा शक्तिशाली होता है और बोलने से ज्यादा बुद्धिमानी की जरूरत होती है, बात होती है। आप देखिए, कई दूसरे के पचड़े में, दूसरे के युद्ध में हम क्यों किसी का पक्ष लें, क्यों अपने आप को एक्सपोज करें? तो भारत ने आपने देखा होगा कि कई मसलों पर भारत ने कोई भी पक्ष नहीं लिया है और चुप रहना की नीति जो है वो अभी तक हमारी सफल रही है। देखिए, ट्रंप के खिलाफ उन्होंने 10 तरह के बयान दिए, हम चुप रहे। ट्रंप को झुक के आना पड़ा हमारे पास। 18% लगा के आओ हम व्यापार करेंगे। चुप रहने से यूरोपियन यूनियन आया। तो चुप रहना एक बहुत बड़ी राजनीति होती है जियोपॉलिटिक्स में। जी हाँ, ठीक है। लेकिन इसी बात को मैं थोड़ा और एक्सटेंड हिमांशी सिंह जी आपसे कर रही हूँ। लेकिन अगर हम दुनिया की बड़ी ताकतों की बात करते हैं जिसमें यूएस, रशिया, चाइना, भारत, ये चार बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक तरह से अगर हम इसे देखते हैं, और अगर हम रशिया और चाइना की बात करें तो वो ईरान का स्टैंड लेते हुए नजर आ रखे हैं। उन्होंने समर्थन कर दिया है, तालिबान जैसे संगठनों ने भी समर्थन कर दिया है। लेकिन एक बात तो है कि जब अगर अमेरिका या फिर कभी कहीं पर भी कियोस्क होता है तो ये बड़े देशों की भूमिका, उनका स्टैंड क्लियर रहता है, या इधर या उधर। लेकिन भारत का बड़ा बैलेंस होता है। क्या ये पॉजिटिव भी है, या ये कहा जाए कि वो स्थिति को कमजोर भी करता है? जैसे पूर्णिमा जी ने भी कहा कि यूएस में भी इस बात को लेकर चर्चा हमेशा होती है। नैना जी, देखिए, जैसे अमेरिका में ट्रंप ने कहा कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो भारत इस समय अपने हितों को साधता हुआ चल रहा है। देखिए, अमेरिका इज अ सुप्रीम पावर, इट इज नॉट अ सुपर पावर। और चाइना और रशिया जो है वो सुपर पावर्स हैं। भारत अभी भी ग्रोइंग इकोनॉमी है। भारत कोई बहुत बड़ा सुपर पावर इस समय नहीं है। और जिस तरह के हालात है, तो भारत के लिए इस समय अपने हितों को साधना बहुत जरूरी है। देखिए, जब रशिया यूक्रेन वॉर हुआ था और इनिशियल जब जो बाइडेन सत्ता में थे, तो भारत ने अपने हितों को साधते हुए उस समय रशिया से तेल लिया था। लेकिन जब से ट्रंप सत्ता में आए हैं तब से विश्व के हालात बदले हैं, और जिस तरीके से उन्होंने टैरिफ लगाए थे, तो नो डाउट जो हमारे जो एमएसएमई हैं और हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं, उनकी जो अर्थव्यवस्था जिस तरह से चल रही थी उस पे नो डाउट, देखिए, सूरत से लेके नीचे डाउन साउथ कपड़े के व्यापार तक सब इफेक्टेड हुआ था। इस समय भारत इस तरह की चीजों में उलझना नहीं चाहता है। तो भारत बहुत सदे हुए कदम रख रहा है। और देखिए, भारत ने क्योंकि एक मल्टीपोलरिटी इस समय क्रिएट करने की कोशिश की है कि जहां हमें अपना हित दिख रहा है, हम रशिया के साथ में भी हम सामान लेने की कोशिश कर रहे हैं, हम चाइना से भी अपने हित साधते हैं, हम अमेरिका से भी अपने हित साधते हैं। अभी इमैनुअल मैक्रो इंडिया में है और उनके साथ में भी राफेल्स की डील हुई है। तो भारत इस समय अपनी बास्केट में, एक जगह से कहते हैं ना, नेवर कीप योर एग्स इन वन बास्केट, तो भारत अलग अलग बास्केट्स में इस समय अपने आप को रख रहा है। वो बहुत नापातुला चल रहा है। देखिए, हमारा चाबहार पोर्ट जो था उसमें तकरीबन 12,000 बिलियन का हमारा इन्वेस्टमेंट था, लेकिन भारत इस समय उसके बारे में भी बात नहीं कर रहा है। उसने ईरान को दे दिया है कि आप ही ऑपरेट करिए। तो भारत जो है इस समय, और हमने बांग्लादेश में भी देखा था, वो तो छोटी सी कंट्री है, हमारे बैकयार्ड में है, बिल्कुल, उसमें भी इंडिया ने कोई भी अपनी तरफ से ना तो स्टेटमेंट दिया था, ना ही अपनी सेना भेजी थी। तो मुझे लग रहा है कि भारत इस समय अपनी इकोनॉमी को ट्रेजेक्टरी पे आगे ले जाने की कोशिश कर रहा है, ना कि इन सब छोटी छोटी चीजों में उलझ के और वो अपने आप को पीछे ले जाए। क्योंकि अभी इस समय हमें अपने आप को देखने की जरूरत है। हमारे पास 140 करोड़ जनता है, उनको हम युद्ध में उलझा के या टैरिफ में उलझा के, या अगर एनर्जी क्राइसिस देखिए शुरू होता है, अब हमें परमिशन है कि भाई हम वेनेजुएला से तेल खरीद सकते हैं अगर रशिया से नहीं ले पा रहे हैं, तो हमारी जो रिफाइनरीज हैं उनको भी तो चलना है, और फिर हमें आगे उस तेल का एक्सपोर्ट यूरोप को ही करना है। तो कहीं ना कहीं अगर हम अपनी डिप्लोमेसी को नप्पा तुला रखते हैं तो हम अपने हित साधने में इस समय एक अच्छे से सफल हो पाते हैं। तो मुझे लगता है भारत की जो नीति है
वो इस समय भारत के हित में है और इसी दिशा में शायद भारत काम कर रहा है। ठीक है, ये एक और बड़ी बात है जो अभी सामने आ रही है, उसमें एक उम्मीद जरूर नजर आती है मोनिका सूद जी, क्योंकि जिस तरह से अब ये कहा जाए कि यहाँ पर अब जो अब्बास अरागची है उनकी तरफ से बयान सामने आया है, उन्होंने कहा बातचीत तो हो रही है, उम्मीद भी है, लेकिन बातचीत धमकियों के बीच में नहीं होगी। आयतुल्लाह अली खामनेई का भी क्लियर कट यही मैसेज है कि धमकियों के साथ में बातचीत नहीं होगी, यूरेनियम संवर्धन की अगर बातचीत है, अमेरिका चाहता है उसको कंट्रोल करना, उसने कहा कुछ समय के लिए हम इसको सीमित कर सकते हैं लेकिन बंद नहीं करेंगे। क्या ये एक पॉजिटिव साइन है इस पूरी बातचीत को लेकर? देखिए, जानेवा में जो एक्चुअली असली टॉक्स चल रहे हैं वो इस समय नेचर या ट्रस्ट बिल्डिंग या टॉक्स नहीं है कि वो यूरेनियम का कितना इनरिचमेंट कम करेंगे, ज्यादा करेंगे या क्या करेंगे। इस समय वो चाहते हैं कि एस्केलेशन का मैनेजमेंट हो जाए दोनों तरफ से। तो ईरान अपना यूरेनियम एनरिचमेंट रोल बैक अगर करे तो उसकी मॉनिटरिंग होगी, और वैसे ही अगर सैंक्शंस हटेंगे तो मतलब ये मतलब कुछ बात बनेगी इसमें। तो ऐसा है कि यहाँ पर अभी सबसे बड़ा डेडलॉक सीक्वेंसिंग पर चल रहा है ये, और कौन पहले स्टेप लेगा इसकी बड़ी बात है। अब जैसे दबाव तो देखो ट्रंप ने बनाया ही हुआ है उनके ऊपर कि भी हमने फाइटर जेट्स लगा दिए हैं। उधर से ईरान भी किसी भी हालत में झुकने वालों में से नहीं है, क्योंकि उनकी हिस्ट्री रही है। वो अपने आप को एक पावर समझते हैं, वो मिडिल ईस्ट में उनका एक मेटल है जिसको वो एक हर किसी को दिखाना चाहते हैं, और अगर वो अनस्टेबल हुए तो सारा मिडिल ईस्ट अनस्टेबल हो जाएगा, बिकॉज उनका जो यूरेनियम एनरिचमेंट है या उनका तेल है और जो भी उनके पास है उससे ऑफ कोर्स बहुत कुछ अनस्टेबल हो जाएगा। तो डिप्लोमेसी में इसको ट्रस्ट डेफिसिट मैनेजमेंट कहते हैं। दोनों साइड अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के चलते, और मुझे लगता है कि वो तो जिस तरह से दोनों का इतिहास रहा है वो ट्रस्ट डेफिसिट तो हमेशा ही रहेगा, भले ही अगर अभी कोई समझौता भी हो तब भी उसके बाद में वो एक कमी तो हमेशा से ही नजर आएगी। अगर हम रियलिस्टिक आउटकम की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा लाइकली सिनेरियो एक लिमिटेड इंटरिम अरेंजमेंट हो सकता है। वो हो सकता है, और यही ऐसा कुछ होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि वॉर तो ट्रंप खुद भी नहीं चाहते हैं। हाँ, वॉर तो ट्रंप खुद भी नहीं चाहते, उसके कई मायने भी हैं। मैं पूर्णिमा जी का रुख करूं, लेकिन मुझे आलोक सहाय जी, क्योंकि यहाँ पर एक यही बात है, वॉर नहीं चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप, फिर ये जिस तरह से 180 से ज्यादा ये कहा जाए कि अपने सैन्य अलग अलग युद्धपोतों की तैनाती है, खबर आई थी कि 50 से 60 हजार की संख्या में जो ये सैनिक है उनकी तैनाती कर दी गई है। उसकी वजह क्या नजर आती है? एक तरफ रशिया, चाइना, तालिबान जैसे अलग अलग ये संगठन, उसमें अफगानिस्तान ही मान लीजिए, दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट के कई देश भले ही डायरेक्ट नहीं, प्रत्यक्ष नहीं, अप्रत्यक्ष तौर से वो अमेरिका का विरोध कर रहे हैं और ये कहा जाए कि ईरान के समर्थन में नजर आते हैं। और ये क्या अमेरिका बखूबी जानता है कि अगर ईरान को छेड़ा तो ये सिर्फ ईरान को नहीं छेड़ा जाएगा, इस्लामिक कंट्रीज को छेड़ दिया जाएगा, और उसका परिणाम आने वाले वक्त में बहुत भयावह हो सकता है। नैना जी, बिल्कुल आपने सही कहा है। अमेरिका इस बात को बहुत अच्छी तरह जानता है कि अगर युद्ध होगा तो सिर्फ ये ईरान और अमेरिका और इजराइल के बीच में युद्ध नहीं रहेगा, पूरा मिडिल ईस्ट, सारे देश इससे प्रभावित होंगे, कई देश इसके युद्ध के चपेट में आएंगे। कई वर्षों का किया कराया प्रयास जो अब्राहम एकॉर्ड 2020 से शुरू किया था अमेरिका ने, जिसके आज सिग्नेटरीज इजराइल, यूएई, बहरीन, सूडान, मोरक्को सब है, और मिडिल ईस्ट में शांति है। भारत के लिए भी बहुत ही अच्छी व्यवस्था हो गई है, क्योंकि हम इजराइल से और यूएई सबके साथ, बहरीन के साथ भी हम अच्छा संबंध और व्यापार कर रहे हैं, क्योंकि उनके बीच वहां शांति स्थापित हो गई है, समझौते हुए हैं। ये सारा डिस्टर्ब हो जाएगा। एक साथ 18 सेंटर जो अमेरिका के हैं मिडिल ईस्ट कंट्री में, उन पर आक्रमण होने की संभावना है। सिर्फ उन सेंटर पे आक्रमण नहीं होगा, उन देशों पर भी आक्रमण होगा। क्या उन देशों को बचा पाने में अमेरिका सफल होगा इतने लार्ज स्केल पे, या वो अपने जो एसेट्स है उनको ही बचाने में लगेगा? लेकिन ये खतरा तो है, और मुझे तो लगता है नैना जी कि ये युद्ध जो है बहुत ही विशाल रूप लेकर के आएगा, और अर्थव्यवस्था के लिए भी बहुत ही खतरनाक होगा। और मुझे लगता है कि जेरार्ड फोर्ड जब अभी स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के पास वो पहुंच चुका है, अभी थोड़ी देर पहले की रिपोर्ट है, वहां से वो अंदर घुस रहा है, और रेड सी के नॉर्थ में मोस्ट लाइकली उसकी पोजीशनिंग होगी कि रूट वहीं जाके निकलता है। तो एक तो इधर आ गया आपका लिंकन साउथ में और ईस्टर्न साइड में, और वेस्ट साइड में आपका ये रहेगा जेरार्ड फोर्ड रहेगा। इतने बड़े मैसिव स्केल पर मोबिलाइजेशन करके, वार एफर्ट्स लगा करके और खुलेआम चुनौती दे करके एक दूसरे को,
और दुश्मन से चुनौती पाते हुए थोड़ा मुश्किल होगा अब ट्रंप को इससे पीछे लौटना। और है। जिस तरह से खुमैनी साहब भी कमिट कर गए हैं, उनके लिए भी पीछे लौटना बहुत मुश्किल होगा। तो इसलिए मुझे लग रहा है, खतरा लग रहा है कि ये युद्ध हो सकता है, हो जाए, और अच्छा। जेराड फोर्ट के अंदर, युद्ध क्षेत्र के अंदर आने के बाद कुछ होने की संभावना है। जी हाँ। ओ अच्छा, आपको आप मतलब ये आपका ऐसा एनालिसिस है कि हो सकता है कि इस बैठक के बाद में युद्ध जैसे हालात बन जाएं। सर मैं ये थोड़ा जी क्लियर हाँ, समझना और ये चाहती हूँ। जी। दोनों साइड, ये अमेरिका, हम्म। नैना जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि अमेरिका भी थोड़ा समय बाई कर रहा है, क्योंकि उसका सेकंड कैरियर जब पहुंच जाएगा 1-2 दिनों में, उसके बाद उसकी स्थिति थोड़ी अच्छी होगी, क्योंकि है। युद्ध के समय में वो जानता है कि उसका भी काफी नुकसान होगा और है। ज्यादा से ज्यादा एसेट्स को वहां पोजीशन करना चाहता ठीक है। है, लेकिन पूर्णिमा नाथ जी, क्या इस तरह के अभी जो हालात हैं अंदर खाने, चाहे बात क्राइसिस हो, मंदी का दौर भी अमेरिका में है, क्या इस तरह से किसी भी तरह के युद्ध के लिए या इन परिस्थितियों के लिए अमेरिका रेडी है क्या? क्योंकि अगर यहाँ पर युद्ध की ये कहा जाए कि हरी झंडी भी मिल जाती है तो उसके लिए इसका ग्लोबल इंपैक्ट होगा, और उस ग्लोबल इंपैक्ट में खुद यूएस भी शामिल है। तो क्या अमेरिका ऐसे किसी युद्ध के लिए तैयार है? क्योंकि युद्ध में उसका भी बहुत जमकर नुकसान होगा, उसकी करेंसी का भी जमकर नुकसान होगा। देखिए, अमेरिका का एक बहुत अच्छा खूबिया है, अगर वो युद्ध जीते या हारे, या उनको नुकसान हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नैरेटिव आपको सिर्फ ये सुनाई देगा कि अमेरिका जीता है। अमेरिका की जो मीडिया नेक्सस है, अब ग्लोबल में हावी है, लिटरली। वो वॉशिंगटन पोस्ट हो, न्यूयॉर्क टाइम्स हो, वॉल स्ट्रीट जर्नल हो, आपके हिसाब से आपको कभी ये आपको समझ में नहीं देगा कि अमेरिका में नुकसान हुआ है, अमेरिका रेडी नहीं था, अमेरिका को वॉर नहीं करना था। लेकिन ये आपको ग्लोबली ये समझ में आने वाला है कि अमेरिका जीता है। अगर हार भी जाएगा तो अमेरिका जीता है। तो ऑन टॉप ऑफ इट मैं आपको इतना बताने वाली हूँ कि ईरान को खत्म करने का वादा उन्होंने कर लिया है, वेदर इट इज फॉर जस्ट ऑयल और जस्ट फॉर द सेक ऑफ दैट शिया मुस्लिम का जो और सुन्नी मुस्लिम का जो एक टसल चल रहा है, उसको खत्म करना है। ऊपर से इजराइल और ईरान का सिचुएशन चल रहा है, उसको काबू में लाना है। रिगार्डलेस ऑफ इट, ईरान का सिचुएशन अभी बहुत खराब हो चुका है, उनका इकोनॉमी स्क्रीमिंग एग्जैक्टली लाइक अमेरिका वांटेड। और इनकी जो वेदर इट इज डेमोक्रेट पॉलिटिशियन हो और रिपब्लिकन पॉलिटिशियन हो, राइट हो, लेफ्ट हो, सेंट्रिस्ट हो, डजंट मैटर, अमेरिकन पॉलिटिशियंस एंड वॉशिंगटन वांट्स टू कंप्लीटली इरेज ईरान फ्रॉम द फेस ऑफ द अर्थ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। मेरा जो आइडिया है कि एट दिस आज के ज़माने में 2025 में आपको किसी को अगर मर के आपको सुप्रीम बनना है तो आप धर्म के आधार पे नहीं चल रहे हो। आप अमेरिका धर्म के आधार पे चल ही नहीं रहा था। होपफुली इंडिया इज गोइंग टू वॉक ऑन द पाथ ऑफ धर्म, एंड चुप्पी रहना धर्म नहीं होता है। ये हमारे धर्म ग्रंथ में बोला गया है कि सहना, गलती करना और गलती सहना भी गलती होता है। तो अगर आप आपकी सेल्फ इंटरेस्ट के लिए गलत कर रहे हो, चुप रह के गलत कर रहे हो, आप भी धर्म के पाथ में नहीं चल रहे हो। तो यही इतना ही मैं बताऊंगी। ठीक है। हालांकि हो सकता है डिप्लोमेसी हो, लेकिन कई बार ये बात भी, इसमें भी कोई शक नहीं, कई बार उसका जवाब देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और कई बार ये खामोशी, बांग्लादेश जैसे अभी परिस्थितियों में वो जवाब भी देती हुई नज़र आती है, वही खामोशी भी वर्क कर जाती है। लेकिन हिमांशु सिंह जी, दूसरी बात, अभी इसमें इस पूरे सिनेरियो में हमें इजराइल को मिस आउट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले जब नेतन्याहू जाते हैं वॉशिंगटन, वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करते हैं। पहले कहा जा रहा था कि गुडी बातचीत हुई है, लेकिन अब ये भी सूत्रों के हवाले से खबर है कि ग्रीन सिग्नल पहले ही नेतन्याहू को मिल चुका है ईरान पर हमला करने के लिए। अमेरिका ने कहा है कि इस युद्ध का आगाज आप करो, अमेरिका पूरी तरह से सपोर्ट करेगा, जो भी मदद लगेगी वो अमेरिका करेगा। तो ये लड़ाई तो वैसे भी ईरान वर्सेस इजराइल थी, अमेरिका तो उसमें बीच में एक तरह से अम्ब्रेला बनने की कोशिश कर रहा था। ऐसा नहीं है क्या? लोग साहिर सर ने मेरी बात को डिनाई किया है। वैसे इजराइल में इतनी ताकत नहीं है कि वो अकेले इस समय ईरान जितना ताकतवर हो चुका है उसको निपटा सके। अच्छा, जी हिमांशी जी।
देखिए, अगर होता है तो इजराइल और अमेरिका दो साथ में युद्ध करेंगे, क्योंकि देखिए अमेरिका की क्या पॉलिसी है, वो कभी भी उसकी जमीन पे लड़ाई नहीं होती है, लड़ाई हमेशा उससे दूर होती है। और इजराइल में इतनी काबिलियत नहीं है कि वो अपने दम पे ईरान से लड़ सके, क्योंकि हमने ये देखा था कि भले ही अगर आप देखें ईरान की जो मिलिट्री पावर है वो बहुत स्ट्रांग नहीं है, लेकिन वो सिर्फ अगर आप ग्लोबल इंडेक्स को देखें तो अगर इजराइल 15वें नंबर पे है तो ईरान 16वें नंबर पे है। इजराइल टेक्नोलॉजी में उससे बहुत आगे है, लेकिन जो बैलिस्टिक मिसाइल्स और जिस तरह के ड्रोन्स ईरान के पास में है उसका मुकाबला करने के लिए भले ही इजराइल में 3 लेयर ऑफ डिफेंस सिस्टम लगा हुआ है, लेकिन हमने देखा था जब इनकी मिसाइलें वहां गई थी तो किस तरीके से इन्होंने उनके सुरक्षा चक्र को भेद दिया था। ये अलग बात है कि देखिए इजराइल ने पिन पॉइंट हमले किए थे, ईरान के हमले पिन पॉइंट नहीं थे, उनकी मिसाइलें इधर उधर गिर रही थी लेकिन मिसाइलें उनकी डेफिनेटली वहां पहुंच रही थी। और अभी पिछले जो समय से यहाँ पे जो एक्सरसाइज ईरान कर रहा है इन द गल्फ ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, उसने लगभग 100 नई तरह की मिसाइलें उसने की हैं, जिसमें मुझे लगता है काफी बैलिस्टिक मिसाइल वगैरह भी हैं। और ये लगातार दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हमारी पावर जो है अब बहुत बेटर है पहले से। उसने कुछ नए एयर डिफेंस सिस्टम भी लिए हैं और पिछली बार से वो ज्यादा तैयार है। उसने अपने न्यूक्लियर प्लांट्स को ढक दिया है। वो कोशिश कर रहा है कि अमेरिका का जो सर्विलेंस सिस्टम है उसकी पकड़ में वो बहुत तरीके से ना आए। लेकिन देखिए CIA और मोसाद बहुत अंदर तक है, वो अंदर तक घुस चुकी है। और जब वॉर होता है तो अंदर से भी हमें बहुत सारी ऐसी खबरें मिलेंगी कि ईरान के अंदर भी थोड़ा बहुत बिट्रेयल हो रहा है। लेकिन इजराइल को एक चीज पता है कि चाहे युद्ध हो या ना हो, वो दोनों स्थिति में इसमें पिसेगा, क्योंकि अगर ईरान के साथ अमेरिका की कोई डील होती है तो इजराइल को एग्जिस्टेंशियल खतरा है ही। और अगर युद्ध होता है तो उस स्थिति में भी, क्योंकि मिसाइलें उस पे भी पड़ेंगी तो भी खतरा है। तो दोनों स्थिति में इजराइल तो वो दो हाथियों की लड़ाई में, जैसे हम कहते हैं घास बर्बाद होती है, उसकी बर्बादी तो तय ही है, चाहे वो जितनी बड़ी भी पावर हो। लेकिन आई सी लॉट ऑफ मिसाइल्स गोइंग टुवर्ड इजराइल, क्योंकि इन दोनों में तो कट्टर दुश्मनी है ना। अगर ईरान अमेरिका को बिग सैटर्न कहता है तो इनको लिटिल सैटर्न तो कहता ही है। बिल्कुल, इसमें तो कोई दुश्मनी तो है ही, और दोनों साथ में जाएंगे। और इस बीच में अपने दर्शकों को ये भी बताती चलूं, क्योंकि बातचीत तो लगातार जारी है और उस बातचीत के बीच में अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी आना शुरू हो चुकी हैं। और अब्बास अरागची कह रहे हैं कि भाई ये पॉजिटिव बातचीत है और हो सकता है डील पर ये कहा जाए कि आने वाले वक्त में कोई परिस्थिति और सीन बन सकता है। तो एक पॉजिटिव ही है, ऑल्दो इस बैठक में क्या होता है ये देखने वाली बात है, या फिर ये बैठक सिर्फ रस्म अदायगी है, ये भी अपने इंपॉर्टेंट हो जाता है आने वाले 48 घंटों के लिहाज से। आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।